थे हम लोग, दिलबाग को तो पता ही नहीं है। एंट्रोपी हमने निकाली थी, हम वहां पर थे। तू दिखाना भाई, तू भी नहीं थी, तू तो चोरी भी नहीं कर सकती। नहीं, इस वाले का नहीं लिखा होगा मुझे लगता है। लास्ट पॉइंट चेक करो। अच्छा, एंट्रोपी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया क्या या लिखा ही नहीं? खाली एंट्रोपी को डिस्कस किया मुझे लगता है। सेकंड में बेटा, अब लिखिए बेटा। नहीं, अब बोलेंगे नहीं। कमिन बेटा, एंट्रोपी को डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे। अरे बोलो नहीं यार बच्चे लोग। अच्छा सुनिए, इधर एंट्रोपी जो होती है बेटा, लिखना बेटा, एंट्रोपी चेंज जो होती है, एंट्रोपी चेंज, जो एंट्रोपी चेंज है बेटा, उसका नाम डेल एस है बेटा। क्या है बच्चे लोग? एंट्रोपी चेंज को डेल एस बोलते हैं बेटा। अच्छा, डेल एस होता है बेटा क्यू बाई टी। क्या होता है बच्चे लोग? ये क्यू बाई टी। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बेटा अगर हीट देते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती ही बढ़ती है। ध्यान से सुनो बेटा, हीट एब्जॉर्ब कहीं पर भी होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर हीट रिलीज होगी तो एंट्रोपी कम होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही है ना? थोड़ा समझते बेटा इस पॉइंट को। दो, अरे बोलो नहीं बोला। एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना। नंबर 1 हमने लिखा बेटा। अच्छा, रिवर्सिबल कैसे पता लगता है आपको? हमने पीछे लिखाया, बता सकते हैं आप? जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है ना, वो रिवर्सिबल है। क्या बोला भाई? जब दो बॉडी है, हॉट टू कोल्ड जाता है ना, अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कम है तो वो रिवर्सिबल है। ह्यूज डिफरेंस है तो मतलब जैसे चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी होने का मतलब हो गया चाय का टेम्परेचर 90-100 डिग्री है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10-15 डिग्री है, 20-25 डिग्री है। कितने डिग्री का लगभग डिफरेंस हो रहा है? 70-80 डिग्री का हो रहा है ना। और जबकि छत का पानी अपने आप ठंडा हो रहा है शाम को सनसेट होने के बाद, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और छत के पानी का टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि बहुत कम डिफरेंस होगा? तो सिंपल पॉइंट है। फिर देखो, जहां सिस्टम हीट को लॉस करता है वो इरिवर्सिबल है, जहां सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है वो क्या है बेटा? रिवर्सिबल। तो यहां पर लिख दो बेटा सिंपल पॉइंट, व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब। फॉर, यहां ऐसा लिख देना, रुक जाओ पहले, ये रिवर्स फॉर रिवर्सिबल बेटा, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल। इससे मैंने ये लिखा बेटा आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम। आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम में मुझे ध्यान से बताना कब हुआ ये, ब्रैकेट में लिख दीजिए, व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम एब्जॉर्ब बोला, हाँ, सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो वो आपके पास है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब हमने ये लिखा है बेटा, ये कब होता है इसको लिखने की कोशिश करना बेटा, व्हेन, बल्कि आइसोथर्मल को मैं कैंसिल कर देता हूं फिर आप कंफ्यूज जाओगे। रिवर्सिबल सिस्टम लिखना बेटा, और लिखना ये कब है करके लिखना, व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग हैज लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस। बेटा एक एक करके थोड़ा सा पॉइंट लिख दो यार। आपने क्या लिखा? फॉर रिवर्सिबल सिस्टम कब है करके लिख रहे थे बेटा, हम ब्रैकेट में लिख दो बेटा, व्हेन टू बॉडीज, TWO वाला टू, व्हेन टू बॉडीज यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग ब्रैकेट में, व्हेन टू बॉडीज ब्रैकेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, system and surrounding has low temperature difference, system and surrounding has low temperature difference। जब, और हिंट के लिए क्या लिखा बच्चे लोग, सिस्टम जब हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। ये लिखा हमने, देखो, व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, उसका नाम रिवर्सिबल सिस्टम है। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ये देखिए, वन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। और रिवर्सिबल सिस्टम कब बोलेंगे भैया? जब सिस्टम हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अरे आपको समझ में आ रहा है भाई? ये सिस्टम हीट को क्या करेगा? गर्म पानी, क्या ठंडा पानी क्या हो रहा है? गर्म, उसकी बात हो रही है। और रिवर्सिबल सिस्टम कब होता है? जब दो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो? लो हो बेटा, तब होता है वो। अच्छा, थोड़ा समझते हैं फिर यहां पर। इस पॉइंट को मैं लिखता हूं, देखो, डेल एस ऑफ सिस्टम, इस समय बताओ फिर। सो ये डेल एस ऑफ सिस्टम, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या लिबरेट कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? तो आप ऊपर देखो लिखा हुआ है, ये प्लस हो गया क्यू रिवर्सिबल, यानी को ये देखो रिवर्सिबल है, REV,
बाय टेम्परेचर, ये लिखा इक्वेशन 1। उसी समय आप मुझे बताओ डेल एस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग ने हीट दिया या हीट एब्जॉर्ब किया, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी, तो ये देखो नेगेटिव हो गया, कितनी होगी वो भी, अरे क्यू तो बराबर ही रहता है अपॉन कितना टी, टी बराबर हुआ क्यों, हमने पहले से क्या लिखा, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बहुत कम, लगभग सेम टेम्परेचर है, उसकी बात हो रही है। तो जितना हीट सराउंडिंग ने दिया उतनी सिस्टम ने पकड़ लिया। अब यहां पर क्वेश्चन आता है बेटा, डेल एस ऑफ टोटल बताइए, एंट्रोपी चेंज टोटल बताइए कितना होगा, हमेशा डेल एस ऑफ सिस्टम, बच्चे लोग ठीक से सुनना है बेटा, ये डेल एस ऑफ सराउंडिंग, ये देखिए, तो बताइए डेल एस ऑफ सिस्टम कितना है इस समय, प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और वो कितना है माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय, तो दोनों बराबर है कि नहीं, तो कितना हो गया, देखिए बेटा, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ठीक से सुना बेटा, टोटल लिखा हुआ है, टोटल मींस सिस्टम एंड सराउंडिंग को प्लस करके है, यहां सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा तो प्लस का हो गया, सराउंडिंग हीट लॉस कर रहा है, उसकी हीट को सिस्टम को दिया जा रहा तो वहां हीट की कमी हो रही है तो वहां माइनस हो गया, दोनों बराबर है लेकिन साइन कन्वेक्शन चेंज है बेटा, तो आपके पास जीरो हो गया। ये रिवर्सिबल सिस्टम की टोटल एंट्रोपी चेंज। अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे रिवर्सिबल सिस्टम के लिए एंट्रोपी कितनी होती है, क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये टोटल की बात निकालें तो जीरो हो गया। कब हुआ जीरो भैया, किसकी जीरो हुई, अरे किसकी, रिवर्सिबल सिस्टम की टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होती है, जीरो होती है यार बेटा, और रीजन बिल्कुल सामने सामने लिखा हुआ है, दोनों के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है, जितनी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा उतना ही सराउंडिंग लॉस करेगा, तो टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो हो गया। अब इसी में देखो दूसरा पॉइंट बेटा, फॉर इरिवर्सिबल सिस्टम, बच्चे लोग एक रिवर्सिबल होता है एक क्या होता है, अच्छा बताइए इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए बताइए जरा, इरिवर्सिबल सिस्टम लिखा ना, इरिवर्सिबल सिस्टम कब होगा बेटा, हमने ऊपर क्या लिखा था बताइए, पहला पॉइंट लिखा था व्हेन देयर इज अ लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग लिखा था ना, यहां पर ये कब होगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, लिखो व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसको लिख लीजिए पहले, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लिया पहले, पहले इसको लिखो भैया, हर एक पॉइंट का अपना मतलब है, एसेट चेंज में भी पूछता है और फर्क न्यूमेरिकल तो आता ही है लेकिन कंसेप्ट के साथ पूछता है, ध्यान रखो बेटा। अब लिखा सकता हूं रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, भाई जल्दी लिखो यार, न्यूमेरिकल करने जल्दी लिखिए, डन, पहले लिख दीजिए इरिवर्सिबल सिस्टम किसे बोलते हैं, व्हेन सिस्टम एंड, नहीं ऐसा लिखो, व्हेन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टेम्परेचर, ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस लिख दो, व्हेन देयर इज अ ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा बेटा, ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग, ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तब क्या होगा इरिवर्सिबल, और बच्चा जब कम डिफरेंस हो तो क्या होगा, अच्छा हमने एग्जांपल में आपको एग्जांपल में क्या लिखा था, सिस्टम हीट को क्या करता है और यहां क्या करेगा, बस जहां जहां सिस्टम हीट को रिलीज करता है बेटा वो इरिवर्सिबल है, तो लिखिए व्हेन सिस्टम इवॉल्व हीट या रिलीज हीट टू द सराउंडिंग, भाई साहब इरिवर्सिबल सिस्टम कब होगा, व्हेन सिस्टम, सिस्टम क्या करेगा बेटा, लिबरेट, बीच में लिख देना बेटा रिलीज हीट टू दी सराउंडिंग, ये देखिए व्हेन ए सिस्टम हीट रिलीज टू दी सराउंडिंग, उल्टा बेटा उल्टा, एक ही पॉइंट याद करो, गर्म चाय ठंडी हो रही है तो अपने आप वो उतनी गर्म हो सकती है कभी, जैसे आपका चाय का टेम्परेचर था 100 डिग्री भैया, आप पीना भूल गए तो आपने 15 मिनट बाद देखा कि वो तो बहुत ही ठंडा हो गया, क्या कभी दोबारा अपने आप बिना गर्म करे 100 डिग्री हो सकता है वो,
क्योंकि उन दोनों के बीच का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, तो भैया वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। और नेचुरली हैपनिंग रिएक्शन सारी की सारी, क्या नेचुरली हैपनिंग क्यों बोला, चाय गर्म करने के लिए हीटर जलाना पड़ेगा, गैस जलाने पड़ेगा, तो वो हमारी मर्जी से हो रहा है पानी गर्म। और पानी ठंडा हो रहा है तो उसको भी बोलना पड़ रहा है ना, उसके लिए भी इक्विपमेंट चाहिए, पानी ठंडा हो जा, या खुद होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। जो नेचुरली हैपनिंग रिएक्शन होंगे वो सबके सब कौन सी होती है, लिख दीजिए भैया, नेचुरली हैपनिंग रिएक्शंस, ऑल, बल्कि ऑल लिखना, ऑल नेचुरली हैपनिंग रिएक्शंस, ऑल नेचुरली हैपनिंग रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब सेल्फ हैपनिंग रिएक्शन, ये भी लिख देना, ऑल नेचुरली हैपनिंग रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड, ऑल नेचुरली हैपनिंग रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस सेल्फ मेड रिएक्शन, बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ब्रैकेट में लिख देना सेल्फ मेड रिएक्शन, सेल्फ हैपनिंग रिएक्शन। बेटा आप सेल्फ हैपनिंग रिएक्शन समझ पा रहे हो, सेल्फ हैपनिंग रिएक्शन को एरो करके दे दो इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये सेल्फ हैपनिंग रिएक्शन दुनिया में जितनी भी होंगी वो सब इरिवर्सिबल रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देवस्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब हो गया सेल्फ हैपनिंग रिएक्शन। कोई एग्जांपल बता दे, है? अपने आप हो रही है, हम नहीं कर रहे, बिल्कुल हम यही बोल रहे हैं। आइस मेल्ट होने पर क्या होगा भाई, आइस मेल्ट होने पर एंट्रोपी बढ़ेगी कम हुई? अरे तुम गजब लोग हो, आइस सॉलिड नहीं है क्या, वो पानी में नहीं बदल रहा है तो उसके मॉलिक्यूल दूर नहीं जा रहे, तो कम कैसे हो रही? अरे सोचो जो बोल रहे हो। मैं बोलूंगा कोई लिक्विड गैस में बोला कम हो गई, लिक्विड गैस में जाएगी तो मॉलिक्यूल पास आ रहे कि दूर आ रहे हैं? दूर जाना है तो क्या बोलते हैं, एंट्रोपी है भाई। भाई आइस मेल्ट खुद हो रहा है ना, तो वो स्पॉन्टेनियस फिनोमेना हो गई। वो कोने वाली बालिका, अपने हार्ट को बोल, हार्ट बीट थोड़ी देर बंद हो जाएगा, 5 मिनट बाद चलना अपने आप, बोल। हाँ क्या पॉसिबल नहीं है? बोल के वो काम हमारा नहीं मानेगा, वो पॉसिबल नहीं है, या बोलना ही पॉसिबल नहीं है? हमारा कहना नहीं मानेगा वो, हम अपनी मर्जी से बोलते हैं हार्ट 2 घंटे के लिए बंद हो जा, बाद में ठीक ठाक हो जाना, मजाक हो रही। तो भैया हार्ट का, हार्ट बीट का चलना अपने आप क्या है, स्पॉन्टेनियस। उसमें हमारी मर्जी नहीं लगती है। जिस किसी काम पे हमारी मर्जी नहीं लगती बेटा, वो सब का सब स्पॉन्टेनियस या नेचुरली हैपनिंग है। नहीं, बारिश हो रही थी ना कल परसों, तो आज धूप आ रही है ना, बोला आज छुट्टी कराने जब के बारिश हो जा, आ जाएगी बारिश। तो बारिश होना, धूप खिलना, ये सब नेचुरली हैपनिंग नहीं है क्या? ये सब नेचुरली हैपनिंग रिएक्शन कौन सी होती है? वो सारी कौन सी होती है? खत्म बात। ये तो समझा रहे थे। पानी का ठंडा होना, गर्म पानी ठंडा होना, ठंडा पानी गर्म होना नहीं है, क्योंकि हमें हीटर जलाना पड़ेगा, हमें चूल्हा जलाना पड़ेगा, हमें गैस सिलेंडर जलाना पड़ेगा भैया, तभी जाके तो गर्म होगा। अपने आप नहीं, हमें धूप में रखना पड़ेगा। तो आपको ठीक से समझना है कौन सी चीज नेचुरली हैपनिंग। 1 मिनट, इसका मतलब ये कब होता है बोला, जब 2 बॉडीज के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो। अब हम उसी फॉर्मूले को लिख रहे थे। अच्छा यहां पर बताओ, एक वर्ड लिखा हुआ पढ़िए, सिस्टम हीट को क्या कर रहा है? तो डेल एस ऑफ सिस्टम कम हुआ कि ज्यादा हुआ? अरे यार हीट रिलीज करना कम, हीट एब्जॉर्ब करना ज्यादा। अरे आप एक बात क्यों नहीं समझते हो भाई, जब कहीं से हम हीट को एब्जॉर्ब करें तो हमारे बॉन्ड टूटेंगे भाई। पानी गर्म हो रहा है ना, तो पानी गर्म होते होते वेपर में नहीं बदल जाएगा? तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो पानी की ये बॉन्डिंग टूट नहीं रही है क्या? बॉन्ड टूटना मॉलिक्यूल का दूर जाना एंट्रोपी का बढ़ना। कोई भी सिस्टम, सुनो यार बेटा, कोई भी सराउंडिंग अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, और हीट लिबरेट करेगा तो कम होगा। यही तो है। क्यों भाई, दिल बात क्लियर हो गया? हीट एब्जॉर्ब करने पर क्या होता है? सुना ही नहीं, बोल 50 बार बोल दिया। अरे तू काम कीजिए, बता, कोई भी चीज हीट लेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी भैया, तुक्का भी तो नहीं लगता। अरे हीट, सुन यार, कम कहां बोला बेटा, हम बोल रहे कोई, हम सिंपल बात बता रहे कि आपने बोला आइस है, आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया, मेल्ट हो गया, पानी नहीं बन गया, तो मॉलिक्यूल टूटे होंगे, तब वो उसका जो सॉलिडिफाई करने का बाइंडिंग फोर्स होगा वो कम नहीं हो रहा है क्या लिक्विड में? लिक्विड को हीट किया तो कहां क्या बन गया? तो हीट जब भी पकड़ रहा तो एंट्रोपी बढ़ रही है ना,
कम कहां होती है, हीट लॉस करने पर कम होगी। अब यहां कौन लॉस कर रहा है, तो सिस्टम की एंट्रोपी कम होने का मतलब माइनस, माइनस क्यू इरिवर्सिबल, क्यू बाई क्या, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर का डिफरेंस है दोनों में, यहां तो टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता, ये ना के बराबर होता है, इसलिए T है। यहां पर सिस्टम का टेम्परेचर कितना था, T1, इक्वेशन 1। उसी समय किसने एब्जॉर्ब किया, बच्चे लोग, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब किया, कितनी, प्लस क्यू इरिवर्सिबल बाय T2। अरे T1 कैसे भाई, दो अलग अलग टेम्परेचर है। अब बताइए कौन हीट लॉस कर रहा है, तो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाता है ना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा कि नहीं। तो यहां पर क्लियर कट फंडा है कि जो T1 है बेटा, और ये T2 से क्या है? T1 ज्यादा, ये गवार आदमी कुछ भी बोल सकता है। हम बोल रहे हैं सिस्टम हीट को लॉस कर रहा है, तो सिस्टम हीट को लॉस करने का मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या है भाई, और किसको दे रहा है टेम्परेचर वो, तो सराउंडिंग ठंडा है तभी तो टेम्परेचर वहां जा रहा होगा। तो ये T1 T2 में से क्या T1 बड़ा नहीं हो गया, तो डेल एस ऑफ टोटल, टोटल के लिए क्या करते हैं, प्लस डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, दिख रहा है क्या, डेल एस सराउंडिंग। अच्छा बताइए डेल एस ऑफ सिस्टम की वैल्यू बताइए, ऊपर लिखा हुआ माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय T1 प्लस क्यू इरिवर्सिबल बाय T2। अब आप थोड़ा सा समझिए, इक्वल तो नहीं है, कट के जीरो तो नहीं होगा ना, तो बताइए फिर हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, T1 इंटू इधर कितना बच गया, माइनस क्यू इरिवर्सिबल इंटू T2 प्लस क्यू इरिवर्सिबल इंटू, अच्छा ये बताइए क्यू तो दोनों तरफ बराबर है, किसका डिफरेंस है, केवल टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, तो T1 बड़ा है तो ये मल्टीप्लाई करके बड़ा आएगा ना, तो यहां पर हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसका मतलब नेचुरली हैपनिंग जितनी भी दुनिया में रिएक्शन रहती है बेटा, ये टोटल उन सब की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, थोड़ा पीछे ले चलता हूं आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द फर्स्ट लॉ, नाइदर एनर्जी बी क्रिएटेड नॉर बी, तो वहां पर हमने एक वर्ड लिखा था, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, अरे यही लिखा था ना, ये क्या हुआ, ऑलवेज बढ़ेगी कि कम हो रही है, दुनिया की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी हर हालत में बढ़ेगी, क्योंकि नेचुरली हैपनिंग रिएक्शंस होती है सारी की सारी मैक्सिमम, कुछ ही मैनमेड होंगी बेटा, अदरवाइज हर कोई रिएक्शन कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ज्यादा होने की वजह से पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होगी फिर, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा बेटा, सो एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स, ऑफ द होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स इज ऑलवेज, बेटा एक वर्ड इस्तेमाल किया देखो, क्या ऑलवेज आपके पास इंक्रीज्ड, ऑलवेज इंक्रीज मतलब पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ, एंट्रोपी चेंज ऑफ द होल यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, किसकी पॉजिटिव हुई फिर, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जो अपने आप होती है, अपने आप होने वाले रिएक्शन का दूसरा नाम क्या हो गया, नेचुरली हैपनिंग रिएक्शंस, नेचुरली हैपनिंग रिएक्शंस में कब होती है, जब दो सिस्टम और सराउंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो, और सिस्टम हमेशा हीट को क्या करे, रिलीज, तो वो आपका इरिवर्सिबल सिस्टम है, इरिवर्सिबल सिस्टम में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, क्लियर हो गया। अब पर्टिकुलर सिस्टम की एंट्रोपी और फिर चेंज की एंट्रोपी, चलिए लिखिए आप, कितना लिखिए भैया, थोड़ा कंसेप्ट को समझिए, बोला अगर बिना कंसेप्ट समझे लिखोगे तो कोई फायदा नहीं उसका, फिर आएगा ही नहीं, लॉजिक ही नहीं आएगा, ये लिख दिया था, आगे बढ़ाओ, अरे इसको नीचे लाऊं, बहुत बढ़िया, इसको लिखिए पहले आप, फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे, बोलो नहीं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी हुई सिमरन, हाँ जो अपने आप होने वाली रिएक्शन बोल, अपने आप होने वाली रिएक्शन का नाम क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे उन सबकी एंट्रोपी बढ़ेगी, सबकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है।
डन भैया। रिवर्सिबल सिस्टम की सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होता है? 0। इरिवर्सिबल का कभी 0 नहीं होता, बल्कि हमेशा 0 से क्या आएगा? बड़ा। भैया दोनों चीज को समझना है, वो क्या पूछ रहा है ठीक से चेक कर देना क्वेश्चन को। अब हमने पता क्या निकालना है? सीधा सीधा हमने बच्चे लोग हमने डायरेक्ट निकालना है कि क्यू सिस्टम जो रिवर्सिबल सिस्टम है उसका कितना, हमने उसकी बात करनी है। बढ़ा इसको ऊपर करो। हाँ देखिए फिर आपके पास इसको लिखिए आप, ये पूरे ठीक से लिखिए। कंप्यूटर वाले बच्चे लोग, सौम्या, श्रेया यादव, यस सर। दोबारा यस करूं? सर। दोबारा करूंगी? आ गया? आ गया सर। एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब नेगेटिव हुआ ना डॉक्टर? क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ भैया। इंक्रीजेस का मतलब हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ध्यान रखो। तो सिस्टम हीट, कोई भी चीज हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो, फिर बोल गए, कोई भी चीज हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। हीट लॉस करेगा तो सिस्टम लॉस कर रहा तो सिस्टम की कम हो गई। सिस्टम लॉस सराउंडिंग लॉस करा तो सराउंडिंग की कम हो गई। सिस्टम एब्जॉर्ब करा तो सिस्टम की बढ़ गई। सराउंडिंग एब्जॉर्ब करा तो, बहुत ही सिंपल बात तो हो रही है। आग जल रही कहीं से तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही कि कम हो रही है? आग जल रही, आग आग सिस्टम हो गया, हीट लॉस कर रहा है कि कम कर रहा है? तो सराउंडिंग की बढ़ रही होगी ना। समझो यार भाई, अब बढ़ो आगे। अब एक नोट लिखो फिर। मसूरी ऐसे ही होता है, बोल मतलब छुट्टी करोगे आप? 1 हफ्ता छुट्टी करोगे सर? लिखिए यहां पर नोट में लिखिए बेटा, एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम। सिस्टम बोला आप ठीक से, क्वेश्चन को पढ़िए। न्यूमेरिकल यही है, ये तो कंसेप्ट था, न्यूमेरिकल केवल ये वाला है, बस ये जो फॉर्मूला लिख रहे वो न्यूमेरिकल है। लिखिए एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम। आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम बेटा, आइसोथर्मल बच्चे लोग रिवर्सिबल सिस्टम, रिवर्सिबल सिस्टम की एंट्रोपी। अच्छा मैं वापस लिख रहा हूं, पहले सुनिएगा। ये बच्चे लोग हमारे पास ये था फॉर्मूला, डेल एस ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू क्यू ऑफ बाई टी, था कि नहीं? अभी बात हुई। और एक बात चेक करो, रिवर्सिबल तब होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस लगभग क्या होता है, और दूसरा जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तब होता है ना। तो एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम प्लस क्यू बाई टी तो है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सुनो, वर्ड चेक करना ऊपर। 1 मिनट, अब मैं थोड़ा सा आपको लिख रहा हूं, हमने कई बार पढ़ लिया पीछे। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, मंसूरी, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल सिस्टम या प्रोसेस के लिए बेटा डेल बता बेटा, प्रोसेस के लिए डेल यू बता। बहुत बढ़िया बेटा, डेल यू भी 0 और डेल एच भी 0 ना। तो आप क्वेश्चन का लॉजिक सुनिए, डेरिवेशन को समझ लीजिए 1 मिनट, उसके अंदर का सामान ठीक से पकड़ लीजिए। देखो भैया हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल यू 0 होता है, तो अकॉर्डिंग टू यादव जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। अच्छा बताइए थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या बोलता था आपको? नहीं नहीं वो तो है, लेकिन एक्सप्रेशन क्या था? डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस, वेरी गुड, क्यू प्लस डबल था श्रीवास्तव, यही था। क्यू कितना हो गया इस समय? डेल यू क्या हो गया? हम नहीं बोल रहे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमेशा ही डेल यू 0 होता है, इक्वल टू क्या? क्यू प्लस। तो आप मुझे बताइए क्यू इक्वल टू कितना हो गया? पॉसिबल है? अरे ठीक है ये। सो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बताइए, ऊपर जो लिखा हुआ है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इक्वल टू क्यू बाई टी था ना ये। तो क्यू बाई टी की जगह पर मैं लिख देता हूं क्यू बाई टी है, तो इसका मतलब क्यू की जगह क्या लिख दो? माइनस डब्ल्यू बाई, चलेगा क्या? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई भैया, वो इक्वेशन नंबर 1 था, चलेगा? अब इधर देखिए, मैं इसी पेज में दे रहा वो करा। अब बेटा बच्चे लोग हमारे पास जो फॉर्मूला आया फॉर, अब मैं यहाँ पर बेटा ये स्टेप 2 है बेटा इसका बेटा, ये स्टेप 1 था,
गड़बड़ नहीं करना है, 2 स्टेप में डिराइव हो रहा है। सिस्टम को समझिए आराम से, लॉजिक कुछ नहीं हम बदल रहे, जो वैल्यूज आएंगी उन्हीं को पुट करेंगे बेटा। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है बेटा, स्टेप नंबर 2 सॉरी बेटा, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्यों बोला बताना भाई मंचूरी, एक्सपेंशन क्यों बोला मैंने इस समय, एक्सपेंशन वर्क क्यों भाई, हमें कैसे पता लगा एक्सपेंशन वर्क क्या है? फिर से सुनिए, सिस्टम हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है कि रिलीज कर रहा है इस समय? फिर बोलिए, अरे ये रिवर्सिबल सिस्टम का मैं क्यों क्या कर रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है? पीछे चेक करो बेटा, जब भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता तो वो आपके पास एक्सपेंशन होगा हमेशा, और हीट लॉस करेगा तो कंप्रेशन होता है, ये तो लिखा है पीछे। इसलिए तो इसका फॉर्मूला बताओ जरा, आइसोथर्मल सौदा बता, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क का फॉर्मूला बता। अभी तेरे को इसने याद दिलाया, देख बोल आगे बोल। V2/V1, अरे 2 ही तो फॉर्मूले थे भाई, इररिवर्सिबल का फॉर्मूला माइनस पी इंटू डेल वी, इररिवर्सिबल, कंप्रेशन इररिवर्सिबल बोलेंगे तो प्लस का पी इंटू डेल वी, लेकिन डेल वी के लिए V1 माइनस V2 होगा, ये तो था। और ये एक्सपेंशन का वर्क है, कंप्रेशन पूछेगा तो V1 ऊपर V2 और ये साइन प्लस, यही तो था भाई। अब नाउ मुझे बताइए, ये फॉर्मूला देखिए, डेल एस का फॉर्मूला रिलेट कर रहे हैं आप, डेल एस इक्वल टू माइनस W/T था फॉर्मूला, ये देखो, हम नहीं बोल रहे, ये देखो लिखा हुआ है कि नहीं? तब बताइए फिर डेल एस का नया फॉर्मूला आ गया बेटा सिस्टम का, माइनस माइनस क्या हो गया ये? तो बताइए पूरा सिस्टम बताइए, 2.nRT log V2/V1/T से, तो बच्चा हमारे पास डेल एस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छे डेरिवेशन से आपको कोई लेना नहीं, उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है भैया, ये आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद करिए, 2.303 NR log V2 बाय, अच्छे बच्चे लोग V2/V1 हटा दूंगा तो क्या बनेगा, फिर भूल गए, 2.303 NR log P1 बाय, होता है कि नहीं? ये भाई साहब हमारे पास देखो आपका 2 फॉर्मूले बन गए, थोड़ा सा चेक करना बेटा, मैं ठीक से लिख देता हूं, ये 2 फॉर्मूले बेटा, और नेचुरल फॉर्मूला यही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद करना है भैया, बस खत्म बात, ये फॉर्मूला याद करना है। ये कैसे आया आपको दूर दूर तक मतलब नहीं है, तो ये आपका और लिख रहा हूं बेटा, डेल एस इक्वल टू आपके पास होगा बेटा 2.303 NR, यहां टी नहीं आता, बस अंतर इतना ही तो है, ये लॉग आपके पास P1 बाय, बच्चे लोग ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं एंट्रोपी चेंज के, और नॉर्मली हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करते हैं V2/V1 वाले को, लेकिन यहाँ अच्छे वर्क का फॉर्मूला ही डेल एस का फॉर्मूला है कि नहीं, चेक करो। लेकिन वर्क में क्या आता था, माइनस साइन आता था, और एंट्रोपी में माइनस साइन नहीं आएगा, और साथ में वहां टेम्परेचर आता था W वाले में, और यहाँ टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा इसलिए नहीं आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। वर्क का फॉर्मूला 2.303 NRT है, जबकि इसका फॉर्मूला खाली T नहीं है बेटा, NR है, बाकी सब कुछ वही है कि नहीं? तो बेटा एक ही चीज याद, कैसे आया कोई मतलब नहीं है, बस आप ये तो फॉर्मूले लिख दो तब भी चल जाएगा। डेरिवेशन को छोड़ दो, जिनके दिमाग में आना ही नहीं डेरिवेशन, तो करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, आपको फॉर्मूला ये दोनों याद करने, और उनमें से भी ऊपर वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, इसको समझना, बस उतना ही काम है जी आपका। ये किसका एंट्रोपी है बाबूजी? गजब, अरे ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम की एंट्रोपी है, और इररिवर्सिबल को तो Q/T, Q तो दिया रहेगा, बना देंगे ना हम, तो वो वही चीज है भैया, कहीं से हमने ला रहे, ये फॉर्मूले से अगर एंट्रोपी का क्वेश्चन आता तो ये, बस एंट्रोपी का क्वेश्चन यही है। अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे बेटा, जब हम हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे तो एंट्रोपी का एक और फॉर्मूला डेवलप होगा बेटा, CP और CV के टर्म्स में, उसको बताएंगे आपको कि कब वो फॉर्मूला होता है। फिलहाल आप इसको लिखिए, एंट्रोपी चेंज निकाल दिया भैया हमने सेकंड लॉ से, चलेगा क्या? सेकंड लॉ के अंदर ही हमने क्या बोला था, किसी भी इंजन या किसी भी सिस्टम की जितना एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, बल्कि जितना एनर्जी है उसमें से कुछ फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट होता है, बाकी नहीं होता, ये तो बोला ना। उसी का दूसरा थ्योरम आ रहा है, फिर आप डेल जी के सारे रिलेशन में डाल, बच्चे लोग रिलेशन करने के बाद हमारे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। देखो हमने वर्क के न्यूमेरिकल सारे किए हैं, कुछ याद आ रहा है? वर्क वाले न्यूमेरिकल हमने 4 कंडीशन के सब किए हैं,
अब आपको ये बता रहे हैं एंट्रोपी का न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल, बस और कुछ नहीं, और बाकी सब कंसेप्ट आएंगे। एंट्रोपी कब बढ़ी, कब कम हुई, और अगर मैं पानी में नमक डाल दूंगा तो नमक की एंट्रोपी क्या होगी, फिर भूल गए। सोल्यूशन में सल्यूट को डाल दूंगा तो एंट्रोपी, अच्छा बताओ नमक के पार्टिकल दूर जाएंगे कि पास आएंगे, तो दूर जाना बढ़ना हुआ ना। आप क्यों रट्टा मार रहे हो भैया, जहां जहां मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, बॉन्डिंग एनर्जी कम होगी, तो सब जगह पर एंट्रोपी बढ़ेगी ना। भाई नमक को हमने पानी में डाला, नमक के पार्टिकल पानी में दूर दूर जा रहे हैं या पास पास आ रहे हैं, तो भैया एंट्रोपी बढ़ रही है ना भाई। चीनी को डाला, गैसियस मिक्सचर में गैसेस के पार्टिकल, एक गैस ए है, एक गैस बी है, एक गैस सी है, एक बर्तन में रखा है, तो बर्तन में जब तीनों गैसेस मिक्स होंगे तो ए के बीच में बी आ जाएगा, बी के बीच में सी आ जाएगा, सी के बीच में फिर ए आ सकता है, तो ए और ए दूर जा रहे कि पास आ रहे, तो एंट्रोपी उनकी भी बढ़ती है। गैसियस मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस की एंट्रोपी भी बढ़ेगी, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की एंट्रोपी भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। अगर आप ये नॉर्मली ऐसा सोच रहे हो कि गैसेस को पकड़ के बर्तन में बंद करेंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी क्योंकि वो पकड़ में आ गए, लेकिन मिक्सचर होने पर मिक्सचर के बगल में, ए के बगल में पहले ए था, गैस सारे ए थे, इस टाइप के थे, अब ए भी गैस हो गया तो ए बीच में बी फिर ए, तो ए और ए दूर नहीं हुआ क्या, तो हम बोल रहे गैसियस मिक्सचर में भी इंडिविजुअल गैस की एंट्रोपी बढ़ती है, और सॉल्यूशन के मिक्सचर में भी सॉल्यूट की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। अरे यही तो बातचीत की थी हमने। बाकी हीट एब्जॉर्ब वाले की एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट लिबरेट वाले की एंट्रोपी कम होगी। ये दो फॉर्मूले लिख दिए, इसमें तीन ही आएगा, वर्क का ही फॉर्मूला है, वर्क प्लस में होता है, सॉरी माइनस में होता है, इसका साइन प्लस का होता है, इतना तो था। बढ़ो आगे, आपको ये दोनों फॉर्मूले से मतलब है भैया, या मेरे हिसाब से हमने डेल एच और डेल यू के बाद ये नया फॉर्मूला ड्राइव किया, मेरे हिसाब से 10 एक फॉर्मूले हुए बस ये। एक मिनट, अब थोड़ा सा और समझते हैं। ऊपर लिखिए बेटा, इसी का बड़े पॉइंट में आगे बेटा हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी ये, और इसको इसका नाम है बेटा हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स ने बताया हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बेटा, ये अगला टॉपिक हो गया बेटा। हाँ, ये टॉपिक नंबर शायद 4 है या 3 है, चेक कर लेना। ये गिब्स का गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है बेटा। कौन बोल रहा है भाई, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बेटा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अंदर क्या पढ़ना हमें, गिब्स फ्री एनर्जी लिखिए, एंथैल्पी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, पूरा लिख रहा हूं पहले सुनिए, रिलेशन है ये, इसको बल्कि आप ऐसा कर लो, यहां पर लिख दो आप रिलेशन बिटवीन, बच्चे लोग आप लिखोगे रिलेशन बिटवीन गिब्स, अब मैं डेल जी नॉट लिख रहा हूं सीधा, डेल जी नॉट, डेल एच नॉट एंड डेल एस नॉट, तीनों पढ़ लिया हमने, खाली डेल जी नॉट को डिस्कस करना है। ये देखिए डेल एस क्या है भाई, एंट्रोपी चेंज, डेल एच क्या है, एंथैल्पी चेंज कब, कांस्टेंट प्रेशर, डेल जी क्या है, फ्री एनर्जी। अच्छा, फ्री एनर्जी चेंज का मतलब है बेटा वर्क, वर्क फ्री एनर्जी चेंज को मैक्सिमम वर्क वही पूछेगा तो डेल जी नॉट है, क्या है भाई, फ्री एनर्जी का मतलब है, लिख दीजिए डेल जी नॉट इक्वल टू आपका है, डेल जी नॉट और डेल जी में क्या अंतर है, ये देखो डेल जी नॉट और थोड़ी देर में डेल जी, इसी को लिख देता हूं। आप इनमें से नॉट हटा दिए स्टैंडर्ड वाले को तो डेल जी बन जाएंगे, और डेल एच बन जाएगा और डेल एस बन जाएगा। हमने फिलहाल लिखा एक डेल जी नॉट लिखा और एक डेल जी लिखा। भाई नॉट और डेल जी में क्या अंतर है, या एच नॉट और एच में क्या अंतर है, या एस नॉट और एस में क्या अंतर है, यही तो अंतर है। बताइए डेल जी नॉट और डेल जी में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, कुछ भी नहीं, या दोनों में एक में नॉट है एक में नॉट नहीं है, वो डिफरेंस हुआ। ब्लैक जर्सी, एक में नॉट है एक में नॉट नहीं है, ये तो बायोलॉजी का पार्ट आ गया, ये तो बायोलॉजी हो गई भैया, एक में नॉट है एक में नॉट नहीं है, डिफरेंस दिख रहा है, एक की आंख है एक की आंख नहीं है, वो स्टैंडर्ड है और ये बिना स्टैंडर्ड है, उसका मतलब भी वही है, एक में नॉट है एक में नहीं नॉट नहीं है, यही तो है। ठीक से अंतर पता करो। जैसे सपोज कर लीजिए, हमने आपको एक एग्जांपल बताने की, एग्जाम्पल को ध्यान से सुन लीजिए नहीं तो नहीं बनेगा भैया। मसूरी देख, मम्मी का फोन आया, छुट्टी में है तू आज, ठीक है मम्मी, हाँ तूने फोन किया मैं छुट्टी में हूँ, बोला कि आप बता तेरा दिन भर का कार्यक्रम क्या है, घर पे बैठ के पढ़ना है, हाँ बोला कि मम्मी आज मैं फिजिक्स के 3 चैप्टर खत्म कर दूंगी, चैप्टर 3,
काइनेमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन और कुछ और, साथ में एक कोई भी टॉपिक ले लो। ये सुबह उठते ही जब फोन किया तब हिम्मत थी 3 चैप्टर खत्म कर दूंगी, और शाम को दोबारा फोन किया, अब बता क्या किया, हमें 1 चैप्टर के 2 ही टॉपिक हो पाए। हिम्मत कितनी थी? 3 चैप्टर्स की, उसमें से हमने केवल कितना कर पाए? 1 चैप्टर के 2 टॉपिक। भैया जितना काम कर पाए वो ये है, और जितनी हिम्मत दिखाई थी वो क्या है? इतना अंतर है भैया, बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में। ये है बेटा मैक्सिमम वर्क कुड बी डन, कितना हो सकता था, और ये है एग्जीक्यूटेड वर्क, एक्चुअल में कितना कर पाए, प्रैक्टिकली कितना कर पाए। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि इस बार के टेस्ट में तो आ जाएगा 650 लगा दिया, इतना इसमें लाऊंगा, इतना इसमें लगा, होगी बात, कल्पना कर ली। जब पेपर में बैठे बदले 250 आए यार पूरे मिला के, तो एग्जीक्यूटेड मार्क्स कितने हैं? वो डेलजी है। और सपना कितना देखा था भैया, वो क्या है? कैसे अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत कम अंतर है। लिखिए ऊपर डेलजी, समझ में आया? दोबारा बताऊं, स्टैंडर्ड वाला नहीं है वो, स्टैंडर्ड नहीं, उसका मतलब है कोई। डेलजी नोट का मतलब लिखिए मैक्सिमम वर्क कुड बी डन, मैक्सिमम वर्क कुड बी डन बोला हमने, मैक्सिमम वर्क कुड बी डन। मोहम्मद कैफ, कितना काम हो सकता था, मैक्सिमम वर्क कुड बी डन, वो है बेटा आपका डेलजी नोट। अच्छा बच्चा, डेलजी के नीचे लिखो एग्जीक्यूटेड वर्क। एग्जीक्यूटेड वर्क का मतलब समझ गए? कितना हुआ है, एक्चुअल में कितना हुआ, प्रैक्टिकली डन वर्क मतलब एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड स्पेलिंग नहीं आ रही, बोलो एक बालिका। एग्जीक्यूटेड वर्क है मतलब क्या? एग्जीक्यूटेड वर्क का दूसरा नाम क्या हो गया भाई? एक्चुअल वर्क डन। लिख दो ब्रैकेट में एक्चुअल वर्क डन कितना हुआ। अच्छा इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं, फिर मुझे बताना। ओ भाई साहब आप, मैं बोलूंगा एट, इसी पॉइंट को, हाँ बेटा यहीं पर लिख रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि पूरा नोट है तो थोड़ा समझना बेटा। हाँ बच्चे लोग, एट नहीं, आप बोलेंगे नहीं, एट इक्विलिब्रियम श्रीवास्तव, इक्विलिब्रियम पे डेल जी 0 होता है, और डेल जी नॉट 0 नहीं होता है बच्चे लोग। क्या बोला मैंने? डेल जी 0 होता है, डेल जी नॉट कहां होता है? डेल जी 0। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, थोड़ा सुनना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि डेल जी 0 कैसे हुआ देखना। ये पढ़ाई पेपर कर रहे थे हम, ऐसा मान लेते हैं, पेपर कर रहे थे, ये देखो पेपर कर रहे थे, जो भी पेपर में बैठे थे 3.5 घंटे का पेपर, या 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे 20 मिनट कर रहे थे पेपर। जैसे जितने क्वेश्चन हमें आते थे ऋषिकेश, उतने क्वेश्चन हमने 1 घंटे में बना लिए, फिर सो गए। अब क्वेश्चन बन रहे हमसे या नहीं बन रहे? जितने क्वेश्चन आने थे हमें 1 घंटे में आ गए जी, पूरा हो गया जी पेपर। फिर बचे हुए क्वेश्चन हमको आ रहे कि नहीं आ रहे? तो आपका वर्क 0 तो हुआ। कहां कर रहे हो आप काम? आप तो बैठे हो खाली, काम कहां हो रहा है? काम तो तब हो रहा था जब आप 1 घंटे के अंदर काम कर रहे थे, वो आपका एग्जीक्यूटेड वर्क में चल रहे थे आप। और एक स्टेज ऐसा है कि जहां से क्वेश्चन बनना ही बंद हो गए, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, तो क्या हुआ? तो आप उस समय क्या समझते हो? मेरे से क्वेश्चन आज से कभी बनेंगे नहीं सोचते हो, यार अगली बार बन जाएगा ये सोचते हो, तो हिम्मत 0 कहां हो रही? फिर अगली बार जब हम बात करें वो तो हम अगेन फिर इमेजिनरी वर्ड हो गया ना, अगली साल अगले बार ऐसा करेंगे, तो वो हमारा क्या है? सपना 0 कहां होता है? डेल जी नॉट। हमारा अभी भी हिम्मत है, हम बोलेंगे यार अगली बार मेहनत करके बढ़िया, अभी 1 घंटे में क्वेश्चन बने, अगली बार 1.5 घंटे तक बनाऊंगा क्वेश्चन, तो अगली बार फिर 2 घंटे तक बनाऊंगा। ऐसे करते करते वो डेल जी कभी 0 होता है क्या? भैया डेल जी नॉट 0 नहीं होता, क्योंकि कभी भी हमारी हिम्मत 0 नहीं होती। और जितना हम कर सकते हैं उसके बाद हमसे काम नहीं हो रहा, तो वो क्या हो गया? पढ़ाई कर रहे थे थोड़ी देर बोला अरे यार सब बेकार चीज है, 2 घंटे के लिए छूंगा ही नहीं, तो 2 घंटे तक हमने काम थोड़ा किया पढ़ाई का, तो 2 घंटे बाद हमारा सेचुरेशन पॉइंट आ गया, तो इक्विलिब्रियम बन गया ना। इक्विलिब्रियम पे हमारा काम कहाँ हो रहा है? वो क्या हो गया? लेकिन ये थोड़ा बोलते कि कल से बुक भेज दूंगा, कभी कुछ करूंगा ही नहीं, बोलेंगे कल पढ़ लूंगा, तो जो कल पढ़ लूंगा फिर से बोल रहे, तो वो क्या हिम्मत है ना? तो हिम्मत 0 नहीं होती है, इसलिए डेल जी नॉट 0 नहीं होता। क्या 0 होता है? यहीं पर ठीक से लिख देना, हाउएवर। अरे भाई सुन ले यार, काम कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट है, बोला हाउएवर डेल जी नॉट इज नेवर बिकम्स, अपनी भाषा में लिखना, हिम्मत कभी 0 नहीं होती। जैसे आज हमने 6 प्लेट मोमो खाए और ऐसा लगा था कि कल से हम छुएंगे भी नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी देर में दिमाग में आया, अगर ऐसा तो बोल नहीं सकते, तो ऐसा करेंगे परसों से फिर खाएंगे,
तो जो परसों से खाने वाली बात है वो हो गया हिम्मत, और आज खाना बंद कर दिया तो वो क्या हो गया, आज का सैचुरेशन पॉइंट आ गया बड़ा इक्विलिब्रियम। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, पहले सुना, 2 पॉइंट को बता दिया। इक्विलिब्रियम पे डेल जी 0 होगा, लेकिन डेल जी नॉट कहीं पर भी 0, और एग्जीक्यूटेड वर्क डेल जी है, और मैक्सिमम वर्क कुड बी डन पूछेगा तो। अब मैं सबके रिलेशन ले रहा हूं, एक बार चेक करो। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ने ये बोला, बच्चे लोग ध्यान सुनना, ये पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डेल जी नॉट इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। कहां से आया मैं अलग से यहां बता देता हूं, पहले सुनिए। पता है क्या होता है, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी कि नहीं, हमने किसी सिस्टम को कितनी हीट दी पता है, एच, ठीक है ना, हीट देने वाले को क्या बोलते हैं, एच दिया। जैसे हमने तवे में रोटी बनानी है, क्या बनानी है भाई, रोटी बनानी है, गैस चूल्हा जलाया, तवा गर्म हुआ, तवा गर्म होने के बाद इंटर एनर्जी बढ़ी, और उसके बाद उसने रोटी बनानी शुरू की, तो क्या भी कर रहा हो, ये तो है भाई। अच्छा, वर्क को थोड़ा और समझते हैं, वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकली, हाँ इसको पॉइंट को समझना कि ये टी डेल एस कहां से है। वर्क का मतलब तो क्यू है, थोड़ी देर पहले बताया था ना, अरे क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, तो आपके पास जो डब्ल्यू है बेटा वही तो काम है, तो काम का मतलब क्यू है ना जो, तो हम इसको क्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डब्ल्यू इक्वल टू हमारे डेल एच इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, चेक करो बोला था। तो यहां पर थोड़ा समझते हैं कि ये क्यू है। अब इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, पहले सुनो, ये हमारे पास क्यू ये है, जो हीट हमको देखो इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, और साथ में जो हीट बची है उससे खाना बन रहा है, तो जितनी हीट दी थी वो एच है, कितना टेम्परेचर बर्तन का बढ़ाया वो यू है, और कितना वो काम कर रहा है वो क्या है? अच्छा थोड़ा और समझते हैं, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि डेल एच इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, तो क्यू की वैल्यू बताओ कितना होगा, अरे क्यू की वैल्यू टी इंटू डेल एच नहीं हो गया, वही पॉइंट लिखा हुआ चेक कर लीजिए। अच्छा दूसरा पॉइंट, जो काम हो रहा है उसका नाम जी है कि नहीं, अरे इंटरनल एनर्जी बढ़ाई का मतलब जी, काम कितना हुआ जी, अरे यार गिब्स फ्री एनर्जी में काम कितना हुआ जी, कितनी हीट दी थी, और बाकी हीट तो बाहर चलेगी ना किसी और काम के लिए, तो ये दोनों इधर आके प्लस डेल जी के बराबर नहीं हो जाएंगे, तो हमने सीधे से लिख दिया डेल जी नॉट। अच्छा ये एक फॉर्मूला, नॉट मींस स्टैंडर्ड वैल्यूज के टर्म्स में लिखा, डेफिनेशन वाइज वो था, मैं इसी को दूसरी भाषा में लिख रहा हूं। अगर खाली डेल जी लिख रहा हूं बच्चे लोग, तो डेल जी बराबर क्या होता है, डेल एच माइनस टी ऑफ डेल एच। ये देखो दूसरा इक्वेशन बन गया, नॉट नहीं है तो किसी पे नॉट नहीं है, नॉट है तो सब पे नॉट है। एक मिनट बेटा, सबसे बड़ी बात में हम आए, एट इक्विलिब्रियम, गड़बड़ नहीं करना, पहले सुन लेना बेटा, ये एट इक्विलिब्रियम हमने क्या लिखा भाई कंप्यूटर में बच्चे लोग, हमने इक्विलिब्रियम पे क्या लिखा, डेल जी बराबर, अरे लिखा था, यहां से ठीक से सुनना बेटा, ये डेल जी बराबर 0 है इक्विलिब्रियम पे, अगर ये 0 है तो बच्चे लोग ये 0 इक्वल टू डेल एच माइनस क्या, तो बताइए टी डेल एच इक्वल टू 16 एगी, सपना आ रहा है, डेल एच इक्वल टू कितना, डेल एच बाई, अच्छा सुनिए ये फॉर्मूला बना के नहीं, ये कब का फॉर्मूला है बेटा, इक्विलिब्रियम पे डेल जी तो 0 हो गया, लेकिन डेल एच और डेल एच का वैल्यू रहेगी नहीं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा, मैं 3 इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, 3 ही होते हैं इक्विलिब्रियम, लॉजिकली सुनना बच्चे लोग बेटा, अगर यहां गलती की एक ही चांसेस होता है, इसलिए दोबारा बोल रहा हूं सुनिए, यूनिट्स में गलती होती है, हमें डेल एच जूल में देगा, ये किलो जूल में देगा, बोलेगा टेम्परेचर बताओ, तो भाई साहब दोनों की यूनिट जब तक सेम नहीं करोगे तो तब तक गलत आंसर आएगा ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, डेल एच किस में दिया रहता है, और डेल एच को मैक्सिमम किस में देगा, किलो जूल, तो किलो जूल वाले को जूल बनाओ या जूल वाले को क्या बनाओ भैया, इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं भैया, देखो मैं कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जहां पर आप गलती कर सकते हो, देखो डेल एच एंड डेल एच शुड हैव द सेम यूनिट, यहां पर यूनिट अलग देता है, आपको इन दोनों में से किसी एक को चेंज करके दूसरे के जैसा यूनिट बनाना पड़ेगा, तो डेल एस एंड डेल एच शुड हैव सेम यूनिट, should have same should have the units in same unit, ऐसा यूनिट, समझ गए आप, should have same unit का मतलब समझ गए आप, अरे सिमिलर यूनिट में उनका सिमिलर यूनिट बेटा, should have the similar unit, भैया यूनिट सिमिलर का मतलब समझ गए, एक जूल में तो दूसरा भी किसमें है, और एक किलो जूल में तो दूसरा भी किसमें है,
मैं एक बार लिख देता हूं, आप कंफ्यूजन नहीं करना, ये पूछता भी है बेटा। डेल एस की जनरल यूनिट होती है जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये, या किलो जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। जबकि डेल एच की यूनिट होती है बेटा, डेल एच की यूनिट बच्चे लोग ये होता है आपके पास कभी भी किलो जूल पर मोल, किलो जूल मोल इनवर्स, या जूल आप बोल सकते हो इसी को जूल मोल इनवर्स। ये देखिए, जबकि वहां केल्विन भी आता है, इसकी यूनिट भी हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं किलो जूल, जूल को बदल दिया, लेकिन यहाँ केल्विन इनवर्स और साथ में क्या आता है, देखो एक चीज एक्स्ट्रा आती है उसमें, डेल एच किलो जूल पर मोल है, लेकिन डेल एच क्या बेटा क्यू बाई टी है कि नहीं, तो टी भी तो आता है फिर उसमें, तो वो जूल आता है, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, या किलो जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, जबकि यहां पर खाली किलो जूल पर मोल। एक्स्ट्रा चीज कहां आ रही है, एंट्रोपी की यूनिट में। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये जूल में है तो इसे भी जूल में होना पड़ेगा, इसे किलो जूल में है तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, किलो जूल में, नहीं तो आपके आंसर गलत आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यूनिट अगर डिफरेंस में सही नहीं किया आपने, तो एक किलो जूल है एक जूल है, कैसे टी निकाल दोगे आप, यूनिट में गलती होती है, मैंने लिख दिया। आप सुनिए, मैं टाइम दूंगा, पहले सुनिए। अब आया बेटा सबसे पहले नंबर 1 इक्विलिब्रियम आता है सॉलिड लिक्विड के बीच का। देवस्या, सॉलिड और लिक्विड के बीच का एनर्जी का नाम बता क्या होता है, सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम बन गया, देखो रिवर्सिबल साइन, ध्यान से चेक करिए, सॉलिड लिक्विड के बीच में ये बना, तो भैया एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हमारे पास डेल एस, नाम क्या है इस एनर्जी का, फ्यूजन। अरे गजब हो रही, ये सॉलिड लिक्विड की एनर्जी का नाम क्या होता है, फ्यूजन। तो डेल एस ऑफ फ्यूजन बराबर क्या हो गया, डेल एच ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन। अरे तीन ही फॉर्म पॉइंट तो है बेटा, चलेगा, ये पहला इक्वेशन बन गया। फ्यूजन टेम्परेचर दिया रहेगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं आपको भाई साहब, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जूल है तो ये भी जूल में, और वो किलो जूल है तो ये भी, नहीं तो गलत आंसर आएंगे। और हमेशा सेम यूनिट में क्वेश्चन देता ही नहीं, ये जूल में देगा वो किलो जूल में, बोलेगा टेम्परेचर निकालो, या थोड़ी देर दूसरी भाषा में बोलो, अगर ये किलो जूल है और टेम्परेचर दे रखा है कुछ भी, तो फिर तो डिवाइड करके डायरेक्ट किलो जूल आ जाएगा कि नहीं, इसलिए वो मैक्सिमम केस पे ये पूछता है, वो ध्यान रखना है। नंबर 2, अच्छा सॉलिड लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम ये हुआ बेटा। अब लिक्विड और गैस के बीच में बोलूंगा तो फटिमा, लिक्विड गैस एनर्जी का नाम, जैसे सॉलिड लिक्विड की एनर्जी का नाम होता है फ्यूजन, तो लिक्विड गैस का नाम क्या होता है, वेपराइजेशन। तो डेल एस ऑफ, अरे डेल एस ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू डेल एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, टेक्निकली टीबी है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए तीसरा देखो, तीसरा सॉलिड टू गैस, दिलबाग बताएगा, सॉलिड टू गैस का एनर्जी का नाम क्या होता है भाई, सॉलिड टू गैस, भैया तीन चीज समझ लो, इक्विलिब्रियम तीन ही होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड का नाम फ्यूजन, लिक्विड से गैस का नाम, सॉलिड टू गैस का नाम सब्लिमेशन। तो डेल एस ऑफ सब्लिमेशन एस यू बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला, डेल एच ऑफ अपॉन टेम्परेचर ऑफ, भाई साहब ये तीन फॉर्मूले आ गए, ध्यान से चेक करो बेटा, इक्विलिब्रियम के तीन फॉर्मूले। कभी भी वर्ड बोलेगा सॉलिड लिक्विड बोलेगा, लिक्विड गैस बोलेगा, लिक्विड गैस सॉलिड गैस बोलेगा बेटा, उन केसेस में डेल जी को 0 लेना है और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर लेना, लेकिन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, बोला सेम। भाई साहब कोई गड़बड़ नहीं, कोई किसी टाइप की, आप लिखो, एक मिनट टाइम दूंगा, पहले रुक जाना, ये तो हमने फॉर्मेट बनाया यार, खाली इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मेट बनाया, डेल एस का मामला निकाला। अब बच्चे लोग रिलेशन जो हमने लिखा बेटा, उसके हिसाब से एक बड़ा नोट आ रहा है, देखो ठीक से सुनना बेटा, अगर डेल जी नॉट या डेल जी बेटा, बेटा डेल जी नॉट भी हो सकता है और डेल जी भी हो सकता है बेटा, मैं दोनों चीज लिख रहा हूं, थोड़ा सुनना बेटा, डेल जी अगर लेस देन 0 होते हैं, लेस देन 0 का मतलब बच्चे लोग ये निगेटिव है, लेस देन 0 की वैल्यू क्या हो बेटा, तो बच्चे लोग ये हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस अभी आया था वर्ड ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खाली पहचानेगा बेटा कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एसर्शन जिनका क्वेश्चन भी पूछेगा सेम तरह से, ठीक से सुनिए, डेल जी हो या डेल जी नॉट हो, लेस देन 0 होने पर क्या होगा, नेगेटिव, और वो रिएक्शन कौन सी होगी, अपने आप होने वाली रिएक्शन, लिखूं या चल जाएगा, अच्छा एक मिनट, फिर अगर डेल जी नॉट या डेल जी पॉजिटिव हो गया तो बच्चे लोग ये ए और ये बी, डेल जी नॉट और डेल जी, अरे डेल जी तो लिख ले भाई, डेल एच जी है भैया ये, और ये डेल
जी। अच्छा, मोर देन, बच्चे लोग मोर देन जीरो का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या हो भाई? अच्छा, स्पॉन्टेनियस का दूसरा नाम फिजिबल रिएक्शन है बेटा। ये कभी कभी ये वर्ड बोलता है फिजिबल, तो यही है बेटा फिजिबल रिएक्शन। भैया ये नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब नॉन फिजिबल। अरे नॉन फिजिबल रिएक्शन हुआ कि नहीं? ये नॉन फिजिबल रिएक्शन है भैया। नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस वाला हम मना रहे या अपने आप हो रही है? फिर बोल गए, हमारे बिना नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए बेटा, आप ठीक से सुनिए मेरी बात। आप अभी कुछ दिन पहले स्कूल में थे, आप यहाँ हैं। जैसे स्कूल में आप गए, स्कूल के गेट के बाहर तक आप गेट से कल्टी भी मार सकते हो, यूनिफॉर्म में तो हो लेकिन कहीं पर भी पहुंच सकते हो आप। तो वो आपकी मर्जी है, या आपकी मर्जी है कि नहीं? वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन एक बारी स्कूल के गेट के अंदर एंट्री कर दिया आपने, रौनक सिंह को पूछो, स्कूल के गेट के अंदर एंट्री करने के बाद अपने आप बाहर आते हो या परमिशन लेके बाहर आते हो? परमिशन लेना का मतलब आपकी मर्जी चल रही है, किसी और की मर्जी चलेगी? तो रिएक्शन कौन सी हुई, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? हमारी मर्जी नहीं चलती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हमारी मर्जी चलती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। सिंपल बात है, जिस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिस काम को हम अपने हिसाब से कर पाएंगे, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। जो हमारी बस की बात नहीं है तो फिर तो बताइए। फिर जैसे आप यहाँ आए, आप से मसूरी की बात कर रहा हूँ, फुट से कल्टी मार दिया हमने, कहीं चले गए जी हम आज, तो क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? वहां आपकी मर्जी चल रही है भैया रोड पे, तो क्या हुआ? और यहाँ आने के बाद परमिट लेना पड़ेगा। वो गेट कीपर बोलेगा, वो जो हमारे भाई साहब है, गार्ड भाई साहब, पूछेंगे क्या भाई कहाँ जा रहा है, तो परमिशन लेके जाना पड़ता है कि नहीं? तो भाई साहब जब परमिशन लेंगे तो हमारी मर्जी नहीं चले तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? सिंपल बात है ना। अब एक मिनट, जो हमने लिखा और इसको आप सुनना, अब जो पूरा पॉइंट है उसको सुनिए ध्यान से। सिंस रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था भाई, डेल जी या डेल एच नॉट इक्वल टू क्या था, डेल एच माइनस, अरे यार डेल जी नॉट में सब नॉट थे कि नहीं? अब क्वेश्चन है बेटा, पहली कंडीशन देखो, ये इसके अंदर बहुत बड़ी पॉइंट आ रहा है बेटा, ये वन, कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कंडीशन फॉर अ रिएक्शन, बच्चे लोग, कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस देवस्या से शुरू करते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, स्पॉन्टेनियस में डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आदमी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए कि पॉजिटिव है? तो बता फिर यहाँ निगेटिव कब आएगा, इनको देख के चलना है, मैंने लिख दिया, कंडीशन लिखनी है। बता पहली कंडीशन क्या लिखा तूने? हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब डेल एच की वैल्यू लेस देन क्या, या टी डेल एच बड़ा होना चाहिए डेल एच, यही मतलब तो हुआ। अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई तो डिफरेंस पॉजिटिव का निगेटिव का आ जाएगा ना, एक ठापे। दूसरा, तेरी सहेली को पूछूं, उसकी बेइज्जती करूं? चल भाई सौम्या बता, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अरे डेल जी निगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए, पहले बताओ। तो यार आपके पास जो डेल एच की वैल्यू है श्रीवास्तव, अगर वो डेल एच की वैल्यू निगेटिव हो जाए बेटा ये, और डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, कितना सोचते हो यार? ये बताओ, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा ना, और डेल एच पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव निगेटिव हमेशा क्या रहेगा? अरे ये निगेटिव हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव सम करके हमेशा निगेटिव का साइन के साथ प्लस होगा ना, या निगेटिव निगेटिव सम करते हुए मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा? अरे अनपढ़ लोगों में ये बोल रहा हूं यार, ये बताइए ये कितना होगा, प्लस का 300 या माइनस का 300? वही चीज लिख रहे हैं, वही चीज लिख रहे हैं, हम भी तो वही लिख रहे हैं। डेल एच को क्या होना चाहिए और डेल एस को क्या होना चाहिए, या पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव बना रहेगा, ये खुद निगेटिव हो गया, तो सम करके हमेशा क्या आएगा? कंडीशन आगे जी, ये भी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। तीसरा पॉइंट बता आप था पे, तूने पहले भी नहीं बताया, आप बोल बोल। मैं मोमो खाऊंगी सर। भाई डेल एच जीरो होने पर नहीं होगा क्या? क्या क्या हो गया भाई? हम तो बता रहे, यहां पर हमने लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल जी को क्या होना चाहिए, निगेटिव।
अरे यही तो पॉइंट है, उत्तर लिखा हुआ है। इस पॉइंट को जस्टिफिकेशन चल रही है हमको भैया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल जी निगेटिव होना चाहिए, और ये सामने लॉजिक एक्सप्रेशन लिखा है। इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पर किसको क्या रखने से निगेटिव आएगा वो जस्टिफाइड करना है। तो बताइए डेल जी अगर डेल एच, पहले भाई साहब ने बताया कि टी डेल एच की वैल्यू ज्यादा हो जाए, डेल एच छोटा हो जाए, तो पक्का क्या होगा, ये माइनस का साइन बड़ा हो गया ना। दूसरी कंडीशन पे हमने बोला डेल एच की वैल्यू क्या हो और डेल एस क्या हो, तो पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव बना रहेगा और ये खुद निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव इस टाइप के आएंगे ना, तो सम करके क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब हमने बोला डेल एच जीरो कर दो, डेल एच जीरो होगा तो बताओ, मतलब माइनस का आएगा कि नहीं। उस कंडीशन में एक और लिख देते हैं, डेल एच क्या होना चाहिए, एक आदमी बोला निगेटिव होना चाहिए। अरे भाई जब ये निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा बाबूजी, हमें माइनस चाहिए कि प्लस चाहिए, तो माइनस चाहिए तो टेम्परेचर तो निगेटिव हो नहीं सकता ना, तो आपके पास डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और डेल एच क्या चाहिए। ये तीन कंडीशन हो गई फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। भैया जब आप न्यूमेरिकल करते हुए जाएंगे तो पूरे न्यूमेरिकल नहीं पूछता यार, न्यूमेरिकल कम पूछता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान रखो। मैंने दूसरा लिखा कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, आ गया मसरूरी नंबर आ गया, तेरी बहन दोनों नहीं है, देख कंडीशन फॉर अ रिएक्शन, कंडीशन फॉर अ रिएक्शन, हाँ टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। आप बोल बेटा, कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस बोल। अच्छा तू पहले एक नंबर बता क्या होना चाहिए बता, यानी कि आप बोल रहे हो कि डेल एच की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, टी डेल एच से, यही तो बोल रहे हो आप। आगे बोल जी, बोल, एक तो बता दिया मैंने, तू बता भाई। हाँ वेरी गुड, बोले चला गए वो, बोले कि जो ऊपर लिखा है उसको उल्टा कर दो, बहुत ही सिंपल, वेरी गुड बेटा। ये डेल एच क्या होना चाहिए बेटा, और डेल एस को क्या होना चाहिए। अच्छा चेक करो बच्चे लोग, खुद ही चेक करो यहाँ पर, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ये फॉर्मूला वही है ना, अगर ये पॉजिटिव हो जाए बच्चे लोग और ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव दिलबाग क्या हो जाता है यार, निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, और ये खुद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को सम करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव तो आएगा। तो ये तीसरी कंडीशन, जी बहन जी, तूने डेल एच नेगेटिव बोला क्या, आगे बोल। आए ओ भाई, ओ भाई, डेल एच क्या होगा और डेल एच क्या हो जाए, डेल एच को नेगेटिव जीरो कर लिया जाए और डेल एच को पॉजिटिव कर लिया जाए, तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। या फिर डेल एच को जीरो लिया जाए और डेल एच को क्या लिया जाए, नेगेटिव। एक और कंडीशन बन सकती है इसकी, देखो डेल एच को क्या लिया जाए, जीरो, लेकिन डेल एस को क्या लिया जाए, नेगेटिव। डेल एच निगेटिव हो जाए और डेल एच, सुनो यार, ये डेल एच जीरो हो गया और डेल एच को निगेटिव लिया तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, दीज आर दी कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इसमें से, कभी बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और इनकरेक्ट अबाउट स्पॉन्टेनियस नॉन, ये सारी चीजें पूछता है। अब आप थे कहां मुझे बताओ, पिछले वाले स्लाइड में, वेरी गुड, एक एक करके लिखो। श्रीवास्तव दोबारा बोलूं बेटा, इसको लिखिए भैया, सबसे बड़ा सामान यही है, ये गड़बड़ नहीं करना, ये सिस्टम को पहले समझाना, और ये नोट है। मैं अगर किसी को दोबारा पूछना है भैया, मैं पूरी बात दोबारा बताता हूं, मुझे बताओ, हमने डिस्कशन किया है और किसी को किसी कंसेप्ट पे ये नहीं लिखा, डेल जी नोट आपने लिख रखा है, ये था मैक्सिमम वर्क कुड बी डन, ये मैक्सिमम वर्क कुड बी डन। अरे बोलेगा क्यों, डेल जी नॉट कभी जीरो होता है, वो वालों वो दाढ़ी वाले बात, डेल जी नॉट जीरो होता है कि डेल जी जीरो होता है, तो भाई मत कर, बोलो डेल जी जीरो होता है या डेल जी नॉट जीरो होता है, मैं दोबारा बताता हूँ, नहीं तो नहीं बेटा, डेल जी नॉट कभी जीरो नहीं होता है बेटा, लिखा हुआ देख भैया, डेल जी नॉट जीरो नहीं होता है, बल्कि डेल जी जीरो होता है, वो भी कहां पर,
भैया जब हमें मन नहीं कर रहा तो पढ़ाई बंद कर देते ना उस समय, तो हमने हमारा किताबों के साथ इक्विलिब्रियम बन गया, बाद में पढ़ेंगे बोलते हैं, उस समय हमारा वर्क क्या हो गया, जीरो। इक्विलिब्रियम पे डेल जी जीरो होता है, लेकिन डेल जी नॉट जीरो नहीं होता है। एक बार लिख दो, बाकी चीज लिखी हुई है, ध्यान से चेक करो। इक्विलिब्रियम वर्क हमेशा जीरो होगा। यादव जी, यादव जी आप लिख क्यों नहीं रहे हो? क्या? अरे कोई बात नहीं, इसी में लिखो, नोटबुक का क्या करना, लिखो यार बच्चे लोग। अच्छा, हमने आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बता दी, और वर्क फंक्शन और स्टेट फंक्शन, वो भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत छोटा सिली क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी फंसा देता है। देखो आपको वहां पर भी डिस्टिंग्विश थोड़ा समझना पड़ेगा। जिस चीज को क्वांटिटी पे डिपेंडेबल है वो एक्सटेंसिव है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव है भैया। तो जिसे हम बदल पाते हैं वो एक्सटेंसिव है, जिसे हम नहीं बदल पाते वो इंटेंसिव है। आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर मैं चेंज नहीं कर सकता, तो ब्लड प्रेशर आपका है, आपके पास ही रहेगा। तो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी बेटा, ब्लड प्रेशर यानी कि प्रेशर इंटेंसिव हो गया। क्यों बात लोग, हमारी मर्जी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता क्या? अगर ब्लड प्रेशर तुझे बढ़ाना हो तो गुस्सा करना पड़ेगा, अपना सर तोड़ना पड़ेगा कहीं, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा वो काम। अपने आप तो ठीक ठाक है, जैसे वैष्णवी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। अभी सुबह सुबह कौन बोला था प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेट्स कम हो गए बोला, ये बोला प्लेट्स कम हो गए। प्लेट क्या चीज है दुनिया में? तो नीचे बोला था कुछ, मैंने पूछा तेरे को, बोल बोल क्या कम हो गया बोला था, मतलब कुछ तो बोला तूने। अरे जनरल भाषा में बोल, सुनो भाई, नहीं तुम्हें तो नीचे मिला था। हाँ इधर मैं बोल रहा हूँ, वही बोला था, प्लेटें कम हो गई। वो खाने की प्लेटें है क्या? वो प्लेटिलेट्स होते हैं ना वो बॉडी में, उनको बोलते हैं प्लेट। वो तो देसी भाषा राकेश टिकट बोलता है, प्लेटें कम हो गई जी, तो उनकी भाषा में ना। तो आप तो बायोलॉजी वाले बच्चों, प्लेट कैसे कम हो जाएंगे आपकी? प्लेटिलेट्स कम होते हैं बॉडी की, प्लेटलेट्स कम होते हैं, उसकी वजह से फिर वीकनेस आती है। डेंगू होने पर ऐसा मैक्सिमम केस में हो जाता है। हाँ, नारियल पानी तो वो बेचने के लिए बोलते हैं दिलबाग, मैं ध्यान से सुन ली बेटा, नारियल पानी से केवल और केवल बिक्री बढ़ती है उनकी। ये नहीं कि नारियल पानी से प्लेटलेट्स एकदम से बढ़ना शुरू करेंगे, उसके लिए आपको हमेशा कुछ दूसरे टाइप के जो एजेंट होते हैं, रामदेव वाले या ये वाले, जो जड़ी बूटी होती है, उनसे बहुत तेजी में बढ़ेगा, नेचुरली वाले से तो नहीं। वहाँ आपने पहले देखा होगा 4-5 साल पहले, ये जो आपके क्या है इनका नाम, जो ये बोला पीने वाला सामान, मिलते भी नहीं थे। अब देखो ये कितना, जरा उनका बिजनेस देखो ना, साउथ वालों का, तभी तो साउथ वाले साइंटिस्ट बनते नहीं, तो दिमाग खराब है उनका। आपने परसों चंद्रयान में जितने साइंटिस्ट बैठे हुए देखो, कहाँ के थे वो मैक्सिमम बेटा, जो भी मतलब किसी सिस्टम को प्रिसाइज कर रहे हैं ना, वो सब साउथ वाले कर रहे हैं। देखो किसी भी डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में साउथ के ही लोग हैं जो मैक्सिमम पोस्टेज पे है, यानी कि जो लोग उस लॉजिक में पहुंच जाते हैं, ये मैक्सिमम साउथ वाले होते हैं। रीजन बीइंग, हम फाइनेंशियली क्या है, वो लोग स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू हमसे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको लग रहा होगा वो लुंगी लंगी पहनते हैं तो गरीब लोग है, भैया वो गरीब नहीं होते, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो जो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो वो काम क्या करेगा भाई, उसको दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या दिक्कत है भाई, जरा रोटी क्या खाएंगे, तो फिर साइंटिस्ट कैसे बन जाएगा? तो वहां उस बारे में। और जो एक बात मान के चलो हम लोग आपको कंसेप्ट लगाते हैं ना कि भाई 9th क्लास में जाके IIT की या नीट की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, जो अब ये कंसेप्ट आ रहा है, उनका कंसेप्ट वो 90s में चल रहा था वहां, जब यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन ये नहीं होते थे। 90s, आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले वो कंसेप्ट साउथ से निकला है। अब साउथ वाले हमसे 20 साल पहले आ गए, बहुत तेज होते हैं वो। तो मैंने देखा, और अपना ये देखा केरला का पूरा ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, पूरी दुनिया में घूम रहा है। तो मतलब पूरे भारत में आपको हर तीसरी दुकान क्या है इनका नाम, उनकी मिल रही देखो, और पी भी रहे लोग, पी भी तो रहे, 50-100 रुपए जो भी 60 रुपए का मिलता है भैया, एक पी ले खुश भी हो जाते हैं। उन्हें ये थोड़ा पता है इसके अंदर है क्या, दुनिया पी रही है, हम भी पी रहे। हाँ देखो मोमो से बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरली फ्रूट है, लेकिन इतना नहीं है कि जितना हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। उन लोगों ने प्रमोट कर दिया, फंस गए हम जाल में।
पिज्जा वाले ने क्या, पिज्जा से कुछ मिलता है क्या? पिज्जा तो खतरनाक चीज है ना, लेकिन प्रमोट कर करके टीम में देख के बोला बढ़िया चीज है जी, इधर अच्छे से उमलता है, खा लो जी। एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा चीज है ना, देखो ये चीज होता, लिख दिया। इसलिए अपना कुछ कारोबार ऐसा करो जहां पर आप अपने ब्रांडिंग करो। साउथ वाले लोग अभी देखा नहीं आपने, जो जो आपके जेई का रिजल्ट निकला एडवांस का, वो तीनों चारों पांचों 10 तक, मेरे हिसाब से 1 to 10 तक वो सारे के सारे कहाँ के हैं? रेड्डी ब्रदर्स और ये ब्रदर्स वो ब्रदर्स, वो सारे वहीं के भैया। वो बहुत तेज होते हैं, मैं बता रहा। और तुझे बोलने में लगेंगे कि या नहीं, नहीं वो तो वो है, लेकिन वो बहुत तेज होते हैं, बहुत एक्सट्रीम तेज होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं वो। साउथ के पुराने यहाँ पर भी कोई साउथ के बच्चे होंगे देखो क्लास में, अभी यहाँ कम आते हैं क्योंकि यहाँ जो ऑफिसर्स होंगे उन्हीं के बच्चे लोग आते हैं ना। साउथ के ज्यादातर होते हैं, उनके नाम भी 3-4 बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसे हम तो राम गोपाल यार करके छोड़ देते हैं ना, उनके नाम राम श्याम वाले नहीं होते, उनके नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे में बोलते हैं। VVR, RRR, छोटे नाम होते हैं। लिखा? जल्दी लिखिए जरा बेटा। हमको अपने साउथ वालों के साथ, अपने उसके साथ पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जिसको बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गोली मार दो उन्हें, आप हेल्दी कंपटीशन करना पड़ेगा उन। अब वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना उनसे हम कंपेयर करेंगे, जैसे यूएस वाले से कंपेयर करेंगे, टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए, वो हमसे 40 साल जब आगे है, 40 साल बाद तो हम वहां पहुंच पाएंगे? चलो हमें 30 साल लगेंगे, थोड़ा और प्रोग्रेसिव हो गए, चलो 20 साल लगे, तो 20 साल तक वो खाली बैठेंगे क्या? तो 20 साल वो भी तो प्रोग्रेस करेंगे। तो मैचिंग मिक्सिंग मैच कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये बहुत, हाँ ये तब हो सकता है जब सैचुरेशन में आ गए भैया, सब दुनिया बराबर है, तब पॉसिबल है भैया। तू कुछ मत कर, तू बैठा रह, 15 साल बैठा रहेगा, मैं जब तक पहुंचूंगा तू चलेगा। ये तो कैसे हो सकता है, खुद बताओ, करिए। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो क्लॉज है बेटा, वो ये दो है। इनमें से भारी भरकम क्वेश्चन आते हैं आपके, एक बार ठीक से सुन लीजिएगा। और अब हम इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ, क्योंकि इसी का लॉ ये डेल जी डेल एच डेल टी एस ही थर्मोकेमिस्ट्री में है। फिर हम करेंगे लास्ट में एडिबेटिक बेटा, बस फिर हमारा टॉपिक में। आपको न्यूमेरिकल समझना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना है। हम यहाँ कराएंगे न्यूमेरिकल, हमारे पास टाइम है, अगले इस बार तो सच पेपर नहीं है क्या? किस चीज का पेपर है इस बार? नहीं, इस थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई नहीं रखा, कैसे पेपर हो जाएगा सर इस बार का पेपर? हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि पेपर इस वक्त नहीं, क्योंकि होना तो फिर वो 2 दिन ऐसे कैसे चलेगा? परसों तो पेपर है, सैटरडे को मैसेज आएगा, सही बोल रहा हूँ, कल ही पता लगेगा। लिख लिया? अरे पॉइंट पता है क्या है, आप उस बात को एग्री करेंगे बच्चे लोग, अरे हम बहुत तेज पढ़ा देंगे तो हमें तो बहुत सारा टाइम है, हम तेज पढ़ाएंगे, करेंगे क्या? एज ए टीचर हम तो बहुत तेज भगा देंगे, हमारा क्या काम है भैया? हम तो बोलेंगे ऐसा ऐसा हो तो गया, थापे बस हो गया, मोमो बन गए, खा लो। बस बनाने में तो टाइम लगता है, ऐसे थोड़ा बिक जाएंगे मोमो भैया। कच्चे मोमो बेचना शुरू कर दे, कल से आना दुकान बंद हो जाएगी, कोई आएगा ही नहीं। और उसी को फ्राइड करके दे दे थापा, लोग आएंगे। बढ़ो आगे, लिखो यार, खाली बोलते रहते हो भाई साहब। लिख ले यार, बोल मत भाई, लिख ले फटाफट। कुछ पूछना है बोलो बेटा। यार हमें ये नहीं पता, लेकिन जो हमें लगता है, क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं है, और सिलेबस का पेपर में केमिकल बॉन्डिंग के साथ आ रहा था, थर्मोडायनामिक्स में स्टेट्स ऑफ मैटर इस वक्त शायद एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं है एनसीईआरटी से स्टेट्स ऑफ मैटर को हटा दिया गया है। तो जो पेपर बन रहे हैं, जहां से पेपर आते हैं, वो एनसीईआरटी नए वाले को फॉलो कर रहे हैं, उसमें सीधा सा थर्मोडायनामिक्स को लिया गया है, बीच में से स्टेट्स ऑफ मैटर कट कर दिया है। इसलिए स्टेट्स ऑफ मैटर नीट में है, लेकिन वहां नहीं है। तो इसलिए शायद मेरे हिसाब से जब थर्मोडायनामिक्स केवल आपका हुआ है ना, आपका भी पूरा काम हुआ है, तो इसलिए
आपका पूरा निवास में तो क्वेश्चन करने हैं आपको, तो है क्या चीज? देखो ये भाई साहब देखो कहाँ कहाँ की खबर रखते हैं। ये यादव जी हैं, ये यादव जी हैं और ये छपरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। लिखा गया? आप ठीक से लिख दो भैया, ये पूरा नोट को ठीक से लिखो। ये वाला नोट तो 3 हो गए, ये तो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए है, ये न्यूमेरिकल है। इसमें क्या गड़बड़ होती है बोला मैंने? वो देखो टोपी वाले बाजा भाई, इस क्वेश्चन में क्या गलती होती है बताना। एक गलती होती है इन क्वेश्चन में, ये तीनों क्वेश्चन में एक जगह गलती होती है। क्या गलती होती है? सुना ही नहीं मुझे, तू बता भाई। अरे मैंने कई बार बता दिया, यहाँ गलती होती है क्योंकि इनका यूनिट अलग अलग दिया रहता है भैया, इनकी यूनिट अलग देता है पक्का। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये किलो जूल ये किलो जूल नहीं देगा, एक जूल और एक, हमें दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेंगे तभी हमारा आंसर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आसान है, देखो फॉर्मूला तो सिंपल है ना, लेकिन इसमें यूनिट में गड़बड़ी देता है। अगर आपने यूनिट ठीक नहीं किया तो आपका आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा, इसलिए समझना है वहां पर। क्यों भाई ऋषिकेश ठीक है? ये कहां पहुंचे हो? अक्षिता, मैं इसको ऊपर ले लूं? ये देखिए आप ध्यान से, दिलबाग दिलबाग जल्दी कर भैया। कंडीशन थोड़ी देर में पूछूंगा, डेल जी निगेटिव कब होगा आप अपने फॉर्मूले को देखिए तय कर सकते हैं बेटा। डेल जी पॉजिटिव कब होगा उसी फॉर्मूले को देखिए तय करना है। वही कंडीशन पूछता है कि कौन कौन सी कंडीशन सही है। एक बार पीवाईक्यू देख ली तो क्या करो भैया, पीवाईक्यू सबके पास है ना भैया, पीछे देख लिया करिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल तो आसान ही पूछता है बेटा, लेकिन कंसेप्ट में फंसा देता है, एसर्शन में फंसा देता है। इसलिए आप थोड़ा सा तय कर लो कि जो आप लिख रहे हो उनका कहीं पर बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। पीछे पढ़ के आना और अगले दिन हमें ये भी पूछना कि कहाँ कहाँ थ्योरी के क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है? 100% न्यूमेरिकल थोड़ा आता है बेटा। तेरे वास्ते उधर भी दुनिया चल रही है बेटा, शाम की दुनिया भी चल रही है। लिखा है भैया? अब लिखो यार, अगला पॉइंट लिखिए। टाइम पास नहीं कर सकते आप, जल्दी करिए। टाइम पास के बीच में मैं आपको कुछ सुना भी रहा हूं, तब काम कीजिए। आप फटाफट लिखो। सिस्टर नेगी कहाँ पहुंचे हो? पढ़ाई शुरू हो रही? मार्क्स नहीं आ रहे लेकिन क्यों? नहीं इस बार ही तो होते, फिर अगली बार तो फिर वही डेल जी वाली बात हो गई। अगली बार आ जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा, ये तो हिम्मत होना ही चाहिए। हिम्मत को जीरो कर सकते क्या हम? भैया आप अभी क्या बोलते हैं, बहुत कम मार्क्स है क्यों? मंचूरी क्या, कहाँ गड़बड़ थी? नहीं कहाँ क्यों गड़बड़ थी? कॉन्सेंट्रेट के बनाना है, कभी कभी गलती होनी चाहिए, उसे अकल आती है, लेकिन सब क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती है ना, जितने आ रहे पहले परफेक्शन ले आओ, फिर तुक्के मत मारो। कभी भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जितने करे उतने तो हमारे कॉन्फिडेंस में होना चाहिए कि मैंने इतने किए इतने सही है। हम रैंडम तुक्का मारेंगे तो लगेगा भैया ये भी सही है वो भी सही है, वो तो गलत ही होता है क्योंकि साइंस है। तो बायोलॉजी सही हो सकती है क्योंकि कभी पढ़ा होता है, वो रिमाइंडर आ गया, अमिताभ बच्चन पूछ रहा है क्वेश्चन, ये हाँ वही आंसर है, सुन रखा है हमने, तो ये इसमें तो लॉजिक लगेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा सा भी अगर दिमाग इधर का उधर हो गया तो गलत हो जाएगा। कोशिश करो कि जहां पर गलती होती है उसको पूछो, और चैप्टर में बार बार बोल रहा हूं, अगले हफ्ते आपका ये बहुत अच्छी ढंग से प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी इसकी, ठीक है बच्चे लोग?